हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए चाइनीज़ हिस्टोरिकल ड्रामा द जर्नी ऑफ फ्लावर के एपिसोड 24 to 27 का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वाचिंग को टंग बो को याद कर रही होती है और वो सच में वहाँ आ जाती है। वो बताती है कि मोयान ने सीई को किसी काम से भेजा था, इसलिए वो भी उसके साथ आ गई थी। अगले दिन वो दोनों बाइजुआ के साथ ज़ईबई सेक के लिए निकलते हैं और एक सुनसान डेजर्ट में आ पहुंचते हैं। बाइजुआ उन्हें बताता है ज़ईबई का एंट्रेंस गेट बहुत सीक्रेटिव है, इसलिए उन्हें पहले रेतीले भंवर का इंतज़ार करना होगा। वाचिंगो कहती है अगर अंदर जाना इतना मुश्किल है तो ज़रूर सेक लीडर की हत्या किसी अंदर वाले का ही काम हो सकता है। तभी वह वीज़ी उन्हें रिसीव करने आ जाती है। वैसे तो ज़ईबई सेक्ट में मर्दों का आना वर्जित था, लेकिन वो इस बार ये रूल बाइजुआ के लिए एक्सेप्शन था। बाइजुआ कहता है ऐसा करना कन्वीनियंट नहीं रहेगा, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन के लिए अंदर वाचिंग और टनबो को भेजेगा और पास में ही अपने दोस्त के यहाँ रुककर उनकी तरफ से न्यूज़ का वेट करेगा। दोनों लड़कियां अंदर आते ही सेक्ट लीडर येन को देखने जाती है। वीजी बताती है कि लगभग 1 महीने पहले वो अपने गुरु को हमेशा की तरह खाना देने आई थी, लेकिन जब तक वो वापस आई तब तक उसके गुरु की ये हालत हो गई थी। वाचिंगो पूछती है ज़ईबई में मर्दों का आना वर्जित क्यों है। वीजी कहती है ये तो उसे भी नहीं पता, लेकिन कोई कारण ज़रूर रहा होगा जो उसके गुरु ने ये रूल बनाया। वो दोनों एक एक करके सारे डिसाइपल से पूछताछ शुरू कर देते हैं। उनमें से एक डिसाइपल्स बताती है कि उनके गुरु की 2 पर्सनल डिसाइपल थी, एक तो वीजी और दूसरी मियार, लेकिन सेक लीडर के मरने से 2 महीने पहले मियार गायब हो गई। सुनने में ये आया था कि मियार किसी आदमी के साथ भाग गई थी। दूसरी तरफ बाइजुआ वूगो, जो कि 5 सुपीरियर इमॉर्टल्स में से एक होता है, उससे मिलने लियांग चेंग पैलेस आता है। वो दोनों बातें करते हैं कि कैसे पहले वो पांचों साथ में रहा करते थे, लेकिन अब सब बिछड़ गए हैं। फिर वूगो बोलता है मैंने सुना है तुमने एक पर्सनल डिसाइपल ले ली है। बाइजुआ उसे वाचिंगो के बारे में बताने लगता है और बोलता है अगर कभी उसे मौका मिला तो वो उसे उससे मिलाने ज़रूर लाएगा। अगले सीन में 2 आदमी राशन पहुंचाने के लिए ज़ईबई सेक्ट में आते हैं। उनके आने से पहले ही सारी डिसाइपल्स छिप जाती हैं। वाचिंगो और टंगबो देखने आती है कि क्या हुआ। वो दोनों आदमी उन्हें देखकर माफ़ी मांगने लगते हैं और बोलते हैं उनकी आंखें मत निकालना। तब वो बताती हैं कि वो ज़ईबई की डिसाइपल्स नहीं है। वो दोनों आदमी किचन में राशन रखकर वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। वाचिंगो टंगबो को उनके पीछा करने को भेज देती है। वो दोनों आदमी एक होटल में आके बातें करते हैं कि वो ज़ईबई सेक्ट में राशन देने इसलिए जाते हैं क्योंकि वो औरों से 10 गुना ज़्यादा पैसे देते हैं, वरना उन्हें मरने का कोई शौक नहीं है। पहले भी एक आदमी को वहाँ की एक डिसाइपल से प्यार हो गया था और वो उसे छुपकर मिलने जाया करता था, लेकिन वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आया। उसके अलावा भी साल भर में 7 से 8 आदमी गायब हो चुके हैं। टंगबो ये सारी बातें वाचिंगो को आकर बताती है और उन्हें लगता है फिर शायद मिसिंग आदमियों को यहीं कहीं दफनाया गया होगा। वो दोनों किचन में जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती हैं क्योंकि ज़ईबई में आदमियां केवल किचन तक ही आ सकते थे। उन्हें वहां एक पेंटिंग के पीछे रोप लटकी हुई मिलती है, जिसे खींचते ही एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है। वो दोनों उस डोर के रास्ते एक पुराने खंडर में पहुंचते हैं जहां कई सारे कंकाल पड़े हुए थे। वहीं दीवार पे एक दुख भरी पोयम सेक लीडर येन ने लिखी थी। वाचिंगो और टंगबो को समझ में आ जाता है कि किसी आदमी ने सेक लीडर येन को धोखा दिया रहा होगा, इसलिए वो आदमियों से इतनी नफरत करती है। उन्हें थोड़े और छानबीन करने पर वहां लव लेटर्स मिलते हैं, जिनमें से एक वीजी के लवर ने लिखा था। सेक लीडर येन को उन सब के बारे में पता चल गया रहा होगा, इसलिए उन्होंने सभी मर्दों को मार डाला। वाचिंगो और टंगबो को तभी लगता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। वो वीजी होती है। पहले उन्हें शक होता है कि वीजी ने ही अपने गुरु को मारा क्योंकि उन्होंने उसके लवर को मार डाला था। फिर उन्हें एहसास होता है कि उसे भी खुद इस बारे में अभी पता चला है। वीजी बताती है कि उसकी गुरु उसे नेक्स्ट सेक्ट लीडर बनाना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी पूरी जिंदगी ज़ईबई सेक्ट में बंद रहकर अकेले नहीं बितानी थी। उसके लवर ने उसके गुरु के सारे टेस्ट भी पार कर दिए थे और उसकी गुरु उनके रिश्ते के लिए मान भी गई थी, लेकिन बाद में अचानक से वो कहीं गायब हो गया और एक लेटर छोड़ गया जिसमें लिखा था कि किसी और से प्यार करता है, लेकिन हकीकत में तो उसके गुरु ने उसे मार डाला था। बाद में वाचिंग और टंगबो बात करती हैं कि उनके सारे क्लूज़ ख़त्म होते जा रहे हैं। तभी वहाँ डोंगफांग आ जाता है और कहता है मैं अपनी जान पे खेलकर ये बताने आया हूँ कि 2 और सेक्ट लीडर्स की मौत सेम तरीके से हुई है। शायद से ये सेक्ट के बीच में आपसी बैटल हो।
टंगबो उसे थोड़ी देर और रुकने को बोलती है, लेकिन डोंगफांग कहता है अगर वो थोड़ी देर और रुक गया तो ज़ाओ बेई की डिसाइपल उसकी आंखें नोच लेगी। डोंगफांग के जाने के बाद वाचिंगो कंप्लीट बुक ऑफ सिक्स किंगडम में इन चारों सैक लीडर के बारे में पढ़ती है और नोटिस करती है कि इन सब में ये बात कॉमन थी कि सबकी पावर्स एकदम से दुगनी हो गई थी, जिसके बाद वो सभी सैक लीडर बन गए थे। उसे शक होता है कि ऐसा तो तभी हो सकता है कि अगर उन सब ने किसी फॉरबिडन बुक का इस्तेमाल किया हो। वाचिंगो तुरंत पाइजुआ के लिए लेटर भेजती है। अगले दिन उसे वीजी से पता चलता है कि मियार के गायब होने से पहले उसकी पावर्स भी अचानक से बढ़ गई थी। वाचिंगो उसके कमरे की तलाशी करने को बोलती है। वहाँ उसे 2 हैंडक्राफ्ट डॉल्स मिलती है। वीजी बताती है कि ये मियार की बेस्ट फ्रेंड ने उसे गिफ्ट की थी। वाचिंगो को उस कमरे में एक पन्ने का छोटा टुकड़ा मिलता है जो शायद फॉरबिडन बुक का ही रहा होगा। वीजी बताती है वो 3 महीने से मियार को ढूंढने की कोशिश कर रही है पर उसका कुछ अता पता नहीं है। तब वाचिंगो उसकी बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछती है। वीजी थोड़ा छानबीन करके उसके बारे में बताने को बोलती है। बाद में पाइजुआ उनसे मिलने एंट्रेंस गेट पर आ जाता है। वाचिंगो उससे वो किताब का टुकड़ा देती है। बाइजुआ उन दोनों को अपने साथ सुपीरियर इमॉर्टल टेनफेन के पास ले जाने को बोलता है क्योंकि उसे इस फॉरबिडन बुक के बारे में पता होगा। तभी वहाँ वीजी आकर बताती है मियार की दोस्त का नाम यूनिया था जो लियांचेंग पैलेस में ही एक सर्वेंट थी। अगले सीन में डोंगफांग एक रूम में अकेला बैठा होता है। तभी वहाँ पेल्वियन मास्टर की असिस्टेंट आकर बोलती है सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक ही हो रहा है मास्टर। जी हाँ, हमारा डोंगफांग ही असल में लॉर्ड ऑफ स्ट्रेंज डीके का पेल्वियन मास्टर होता है जो 5 सुपीरियर इमॉर्टल से अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। दूसरी तरफ पाइजुआ वाचिंगो और टंगबो को साथ लाकर टेनफेन से मिलने आता है जो जंगल में रहकर एक साधारण सी जिंदगी जी रहा होता है। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि एक जैसे दिखने वाले कई लोग काम कर रहे हैं। बाद में वो सब मिलकर टेनफेन बन जाते हैं। टेनफेन उन्हें खाना खिलवाने के लिए शहर लेकर जाता है। रात को टंगबो बताती है टेनफेन जीजुन से प्यार करता है लेकिन जीजुन केवल पाइजुआ से प्यार करती है, इसलिए टेनफेन सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया और इसीलिए वो पाइजुआ से अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा है क्योंकि वो उसे जीजुन को दुख देने के लिए ब्लेम करता है। दूसरी तरफ टेनफेन पाइजुआ को इमोशनलेस होने के लिए सुनाता है और बोलता है किसने सोचा था कि तुम वाचिंगो जैसे डिसाइपल चुनोगे जो इतनी एनर्जेटिक है। उसने पक्का तुम्हारे लिए कई सारी परेशानियां खड़ी की होंगी। बाइजुआ बताता है कि टाई बाई सैक लीडर की मौत के लिए लोग उसे सस्पेक्ट करते हैं कि उसने 7 मर्डर फैक्शन के साथ हाथ मिलाया है। केवल इस केस को सॉल्व करके ही वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकती है। वो टेनफेन को किताब का टुकड़ा दिखाता है। टेनफेन बताता है कि ऐसी फॉरबिडन बुक से पावर्स केवल थोड़े समय के लिए ही बढ़ सकती है और इसके अलावा उस पर बताने के लिए कुछ नहीं है। वो कहता है मैं पहली बार तुम्हें किसी की चिंता करते हुए देख रहा हूँ। बाइजुआ बोलता है जो अब मैंने लिटिल बोन्स को अपना डिसाइपल चुना है तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लूँगा। टेनफेन बोलता है मैं भूल कैसे गया, चैंगलियो के सुपीरियर इमॉर्टल के शब्दकोश में केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी सही और गलत ही शब्द हैं। अगले दिन जब पाइजुआ ली चैंग पैलेस जाने लगता है तब टैंगफेंग उसे वू गो को देने के लिए एक मेडिसिन देता है। बाइजुआ बाद में उस मेडिसिन को चेक करता है लेकिन वो नॉर्मल सी गोली होती है। रास्ते में वाचिंगो पाइजुआ से बोलती है कि उसने सुना है सुपीरियर इमॉर्टल डोंग हुआ ने भी चैंगलियो में कल्टीवेशन किया था लेकिन उसे ये नहीं पता उनके गुरु कौन है। पाइजुआ कहता है उसका कोई गुरु नहीं है। वाचिंगो कहती है लेकिन उसने कभी उन्हें चैंगलियो में क्यों नहीं देखा। पाइजुआ कहता है ये तो वो भी जानना चाहता है कि इतने सालों से वो है कहाँ। दूसरी तरफ होली रूलर की तबीयत बिगड़ती ही जाती है और उन्हें काबू में करना किसी के बस में नहीं होता। तब कस्टोडियन ऑफ लॉ बड़ी मुश्किल से उन्हें संभालते हैं। बाइजुआ दोनों लड़कियों के साथ लोटस सिटी पहुंच जाता है और बताता है वो सबसे अमीर शहर है और वूगो सिटी का मास्टर है। लियांचेंग पैलेस पहुंचकर वाचिंगो और टंगबो वहां हैंडक्राफ्ट स्टैचूज देखने लगते हैं। तभी वहां वूगो आ जाता है। वो वाचिंगो को देखकर बोलता है ये मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग है, पक्का मोयान इससे खुश नहीं होगा। बाइजुआ कहता है लेकिन वो अपने डिसाइपल से संतुष्ट है। वूगो कहता है तुम यहाँ दोबारा केवल अपने डिसाइपल को मिलवाने तो नहीं आए होंगे। बाइजुआ उसे यूनिया के बारे में पूछता है। वूगो कहता है वो मेरी ही महल की एक सर्वेंट थी लेकिन वो चोरी करते हुए पकड़ी गई इसलिए मैंने उसे यहाँ से निकाल दिया। वाचिंगो पूछती है कि क्या आप ज़ई बाई सैक से मियार को जानते हैं। वो मना कर देता है। बाइजुआ उसे टेनफेन की दी हुई मेडिसिन देता है और उसका मतलब पूछता है। वूगो कहता है कि उसे नहीं पता क्योंकि वो बीमार नहीं है।
बाद में वूगो एक काल कोठरी में आता है जहाँ एक लड़की बंधी हुई होती है और वो उससे कहता है तुम्हें ढूंढते ढूंढते वो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, तुम्हें मार डालना ही मेरे लिए सबसे सेफ होगा, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे मार सकता हूँ। अगले सीन में जीजुन सपना देख रही होती है कि वो सारे 5 सुपीरियर इमॉर्टल साथ में हैं, लेकिन तभी हुआचिंगो आकर बाइजुआ को मार डालती है। जागकर जीजुन सोचती है कि वो हुआचिंगो को इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकती। दूसरी तरफ बाइजुआ वूगो के साथ डिनर करता है। हुआचिंगो वूगो से पूछती है कि सारी फीमेल सर्वेंट के चेहरे पर निशान क्यों बने हुए हैं। वूगो बताता है कि इन सब को पहले इनके क्राइम की वजह से मौत की सज़ा होने वाली थी, पर उसने उन्हें सुधरने का एक मौका दिया और अपने महल में काम के लिए लगवा दिया। हुआचिंगो पूछती है तो क्या यूनिया भी एक चोर थी। वूगो बताता है कि 1 साल पहले वो उसके महल में सबसे कीमती हार चुराने आई थी। ऐसा कहा जाता है कि उस हार को पहनकर सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। उस दौरान वो घायल हो गई थी तो उसने उसे अपने महल में ही रहने दिया, लेकिन उसने वो हार दोबारा चुराने की कोशिश की। हुआचिंगो बोलती है आप सच में बहुत अमीर हो, लेकिन क्या कल्टीवेशन का मतलब सांसारिक सुखों से परे होना नहीं होता। वूगो कहता है उन पे जितना पैसा होगा वो उतना ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। ये ऐसा ही है जैसे बाइजुआ पे जितनी ज़्यादा ताकत होगी वो उतने लोगों को प्रोटेक्ट कर पाएगा। तभी वहाँ एक आदमी वूगो के लिए मैसेज लेकर आता है। वूगो वहाँ सुरक्षा कवच लगा देता है ताकि बाकी लोग उसकी बातें ना सुन सके, लेकिन बाइजुआ फिर भी उनकी बातें सुन पाता है। वो आदमी वूगो को बोलता है कि कैसे वो लड़की भाग गई है। बाद में बाइजुआ वूगो को अपने साथ चेस खेलने को बोलता है। वूगो उससे कहता है कि तुम्हारे डिसाइपल को देखकर मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। बाइजुआ कहता है उस पे हर चीज़ को संभालने का अपना तरीका है। अगले दिन हुआचिंगो क्ले स्टैचूज को देखकर सोचती है कि कहीं ये भी मियार की कमरे की डॉल्स की तरह यूनिया ने तो नहीं बनाई। दूसरी तरफ वूगो बाइजुआ से बोलता है कि उसने पूरी रात रुककर उसके साथ चेस खेला है, अब उसे सोने जाना चाहिए। बाइजुआ कहता है तुम अब भी और लोगों को मारना चाहते हो। जब टेनफेन ने वो मेडिसिन उसे दी थी तो उसी समय समझ गया था कि वो तुम्हें पीछे हटने को बोल रहा है। ऊपर से 4 सैक लीडरों को मार डालना हर किसी के बस की बात नहीं है। वूगो कहता है वो सब मरने के ही लायक थे, लेकिन अब भी एक इंसान बचा हुआ है जिसको मारकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बाइजुआ को वहीं कैद करके चला जाता है। बाइजुआ जब उस कवच को अपने जादू से नहीं तोड़ पाता तो उसे समझ में आ जाता है कि वो चेस का गेम जीतकर ही उस कवच को खोल सकता है। हुआचिंगो वूगो को जल्दीबाजी में कहीं जाता हुआ देखती है और उसका पीछा करके एक केव में आ पहुंचती है। उसे वहां वो कैद की हुई लड़की मिलती है। हुआचिंगो पूछती है क्या तुम मियार हो। वो हाँ कहती है और बोलती है उसकी मदद करे। जब हुआचिंगो उसे केव से बाहर निकालने लगती है तब वूगो वहां आकर उन पे हमला करके उन्हें घायल कर देता है और कहता है इस लड़की की वजह से यूनिया मर गई थी। वो बताता है कि तब की बात है जब उसके पास से फॉरबिडन बुक्स गायब हो गई थी और वो उनकी छानबीन करवा रहा था कि यूनिया उसके महल में चोरी करने आई थी। उसने उसे भी सुधरने का एक मौका दिया और धीरे धीरे उनके बीच की नज़दीकियां बढ़ने लगी। यहाँ तक एक बार उसने वूगो की जान भी बचाई थी, लेकिन फिर एक दिन सफाई करते वक्त जब वूगो का टेस्ट ऑफ लाइफ स्टोन यूनिया के पास आता है तो वो चमकने लगता है। वूगो समझ जाता है कि वो उसका भाग्य संकट है और वो उसे लियान चैंग्स पैलेस से बाहर निकाल देता है, लेकिन वो दोबारा उसके पास कारण पूछने आती है। जब उसके पास कोई कारण नहीं होता तो वो बोलता है कि तुमने वो हार दोबारा चुराने की कोशिश की है। यूनिया कहती है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी क्योंकि उसे बहुत पसंद करती है, पर वूगो को अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे वहां से बाहर निकालना पड़ता है। और कुछ दिनों बाद उसे खबर मिलती है कि यूनिया का टेस्ट ऑफ लाइफ स्टोन चमकना बंद हो गया है, यानी वो मर गई है। मियार उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और बोलती है यूनिया कितनी बेवकूफ़ थी जो उसे मरते वक्त भी यही लगा कि शायद से उसी की कुछ गलती रही होगी, बल्कि सच्चाई तो ये है कि वो सब हार की वजह से नहीं बल्कि उसके भाग्य संकट होने की वजह से था। हुआचिंगो पूछती है भाग्य संकट क्या होता है। मियार बताती है कि ये दुखों और बर्बादियों का संकट होता है। असल में एक इंसान होता है जिससे मिलकर तुम उसे अवॉइड नहीं कर सकते और अंत में वो तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ेगा। फिर वो बताती है कि उसे पता चल गया था कि उसके गुरु के साथ बाकी 3 सैक लीडर फॉरबिडन बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उसने यूनिया की फीलिंग्स का इस्तेमाल करके उससे चारों बुक्स चुरवाई, ये दिलासा देकर कि अगर वो फॉरबिडन बुक्स को ढूंढने में वूगो की मदद करेगी तो वूगो उसे माफ़ कर देगा। लेकिन आखिर में वो सैक लीडरों के हाथों पकड़ी गई और मारी गई।
लेकिन मरने से पहले उसने किसी तरह बुक्स मियार को भरोसा करके दी थी कि वो उसे वूगो को लौटा देगी, लेकिन मियार ने उन बुक का इस्तेमाल अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए किया। मियार वूगो से कहती है कि उसे दुख है कि उसने यूनिया की अंतिम इच्छा पूरी नहीं की, लेकिन देखा जाए तो उसकी मौत का असली जिम्मेदार वो ही है। वूगो को इस बात से गुस्सा आ जाता है और मियार को मार डालता है और कहता है अब केवल आखिरी इंसान को मारना रह रखा है। वो वाचिंगो से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मेरा पीछा कर सकती हो। दूसरी तरफ जीजुन बाइजुआ को आके बताती है कि वूगो वाचिंगो को मारने वाला है क्योंकि मैंने उसे सच्चाई बता दी थी कि वाचिंगो तुम्हारा भाग्य संकट है। अब इसके बाद तुम मुझे मार भी डालो तो मुझे स्वीकार होगा। बाइजुआ अपनी पूरी जान लगाकर वो सुरक्षा कवच तोड़कर वहां से निकल जाता है। वाचिंगो वूगो से भाग रही होती है पर आखिर में पकड़ी जाती है। वो पूछती है उसका तो यूनिया की मौत से भी कोई नाता नहीं है तो वो उसे क्यों मारना चाहता है। वूगो कहता है तुम्हें मरना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही गलत है। जैसे यूनिया मेरे भाग्य संकट थी तुम अपने गुरु का भाग्य संकट हो। वाचिंगो ये बात मानने से मना कर देती है और इतनी जोर से चिल्लाती है कि वूगो दूर जाके गिरता है। वाचिंगो उसी पल बेहोश हो जाती है और तभी वहां वो नकाबपोश आकर वूगो से लड़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो बाइजुआ को वहां आता हुआ देखता है वो वहां से चला जाता है। बाइजुआ के पहुंचते ही वो बोलता है कि तुम मेरे डिसाइपल को क्यों मारना चाहते हो। वूगो कहता है क्योंकि तुम अपने भाग्य संकट को खुद नहीं मार सकते इसलिए। बाइजुआ कहता है यूनिया इतनी इनोसेंट थी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि केवल उसे मार डालने से सब कुछ खत्म हो गया। अपनी हालत देखो कि तुम क्या थे और क्या बन गए हो। वूगो कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मुझे बहुत देर में पता चला। बाइजुआ कहता है यूनिया की कोई गलती नहीं है कि वो तुम्हारा भाग्य संकट थी, बल्कि तुम्हारी है जो तुम उसे प्यार कर बैठे। वूगो कहता है तो क्या तुम कसम खा के कह सकते हो कि तुम वाचिंगो से थोड़ा सा भी प्यार नहीं है। बाइजुआ कहता है नहीं है। वूगो उसे देखकर हंसने लगता है और बोलता है मार डालो इसे वरना तुम्हारा अंत मुझसे 1000 गुना बदतर होगा। बाइजुआ उसकी बात नहीं मानता और वाचिंगो को लेकर जाने लगता है। तभी वूगो आसमान में तलवार फेंककर उसे अपने सीने में घुसा देता है। पास में ही खड़ा नकाबपोश उसे बचाने जाने ही वाला होता है, लेकिन लॉर्ड ऑफ स्ट्रेंज डीके उसे रोक देते हैं। बाइजुआ उसके पास आता है। वूगो कहता है ये आखिरी सजा मैं खुद को देता हूँ। उसके बाद वो मर जाता है और उसकी इमॉर्टल सोल आसमान में मिल जाती है। जीजुन भी ये देखकर सोचती है सच में भाग्य संकट को कोई अवॉइड नहीं कर सकता। वो बाइजुआ का भी यही हाल होता हुआ नहीं देख सकती। अगले सीन में डोंगफांग उस नकाबपोश से बोलता है अपने बेस्ट फ्रेंड के ऐसा अंत देखकर तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। वो कहता है शायद से मौत ही उसके दुखों का अंत कर सकती थी। डोंगफांग कहता है उसने गलती की और उसे गलती की सजा मिली। वो नकाबपोश कहता है अगर तुम यही चाहते थे तो तुम कामयाब रहे, मेरी तरफ से मुबारक हो। डोंगफांग कहता है ये तो केवल शुरुआत है। वो कहता है क्या तुम सच में दुनिया में अशांति लाना चाहते हो और चाहते हो कि वाचिंगो को तुम्हारी सच्चाई पता चले। सब मेरी गलती थी, मुझे मार डालो पर बाकी सबको माफ कर दो। डोंगफांग कहता है उसे बस बदला लेने से ही मतलब है और जहां तक रहा उसकी जान का सवाल तो उसकी लाइफ उसी के कंट्रोल में है। डोंगफांग अपने हाथ की मुट्ठी बंद करता है और उस नकाबपोश का गला घुटने लगता है। अगले दिन चैंगलियो में सारी खबर पहुंचती है। सी वाचिंगो से मिलने माउंटजू जाना चाहता था, लेकिन मोयान उससे आने वाली इमॉर्टल स्वॉर्ड असेंबली की तैयारियां करने को बोलता है। अगले सीन में पेल्वियन मास्टर की असिस्टेंट उसे एक लिस्ट लाकर देती है। डोंगफांग कहता है बस अब इंतजार करो, वो लोग मुझे ढूंढते हुए आते ही होंगे। उसी समय वहां नीमेंटियन और शूफोंग आ जाते हैं। कुछ लोग उन्हें बिना परमिशन अंदर घुसने के लिए उनसे लड़ने लगते हैं। शूफोंग उनको रोकता है और नीमेंटियन पेल्वियन मास्टर के पास आ जाती है और बोलती है मेरे सवाल का जवाब देने के बदले आप क्या चाहते हो। पेल्वियन मास्टर बोलता है कि वो एक कलेक्टर है और वो लोगों की सीक्रेट कलेक्ट कर रहा है। नीमेंटियन वादा करती है कि उसके मरने के बाद पेल्वियन मास्टर को उसके सीक्रेट मिल जाएंगे और वो पूछती है कि इमॉर्टल स्वॉर्ड असेंबली में वो वाचिंगो को कैसे हरा सकती है। पेल्वियन मास्टर कहते हैं तुम्हारे सेक की फॉरबिडन बुक का इस्तेमाल करके, क्योंकि वाचिंगो की कल्टीवेशन तुमसे बहुत ज़्यादा है। नीमेंटियन अपने घर आकर वो बुक चुरा देती है, लेकिन उसके पिता उसे पकड़ देते हैं। जब वो बुक ले जाने की जिद पर अड़ी रहती है तो उसके पिता उसे मारने लगते हैं, लेकिन शूफोंग बीच में आकर बोलता है उसकी जगह मेरे को मार लो। जब सेक लीडर नी को लगता है ऐसे काम नहीं बनेगा तो वो उस बुक को जलाने की बात करते हैं, लेकिन नीमेंटियन कहती है कि वो बुक उन्हें विरासत में मिली है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से वो किताब को नष्ट कर दिया जाए।
दूसरी तरफ वाचिंगो माउंट जू में अब भी बेहोश थी और बाइजुआ रात दिन उसका ख्याल रख रहा था। यूनिंग कहता है आखिर वू गो ने वाचिंगो से ऐसा क्या कहा जो वो अभी तक कोमा से जागना नहीं चाहती। बाइजुआ कहता है ये तो उसे भी नहीं पता। अब जीजुन भी लॉर्ड ऑफ स्ट्रेंज डिक्की के पास आती है और वाचिंगो को मारने का तरीका पूछती है। पेल्वियन मास्टर उसे खंजर देखकर बोलते हैं ये 100 जहरीली खूनों की बूंदों से मिलकर बना है। ये केवल उससे नहीं मार डालेगा जिसको तुम हमला करोगी, बल्कि उसे भी घायल कर देगा जो इसका इस्तेमाल करेगा, इसलिए इसे जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करना। अगले सीन में डोंगफांग और टंगबो वाचिंगो को देखने आते हैं। डोंगफांग बाइजुआ से बोलता है कि लगता है वू गो वाले इंसिडेंट से तुम बहुत दुखी हो। बाइजुआ कहता है वो पास को याद नहीं करना चाहता। डोंगफांग कहता है क्योंकि उसने कुछ गलत किया था इसलिए उसे मरना ही चाहिए था। क्या तुम्हारा भी यही मोटो नहीं है? बाइजुआ कहता है मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। रात को बाइजुआ वाचिंगो के लिए फ्लो ऑफ लाइट वाला सितार बजाता है ताकि उसे बुरे सपने ना आए। डोंगफांग उस नकाबपोश से बोलता है जितना ज्यादा बाइजुआ दुखी होता है उतनी खुशी उसे मिलती है। वो उसे डोंगहुआ पुकारता है और उसके साथ जश्न मनाने को बोलता है। यानी कि वो नकाबपोश असल में 5 सुपीरियर इमॉर्टल्स में से एक होता है जो अचानक से गायब हो गया था। डोंगहुआ कहता है क्या तुम सच में खुश हो? क्या तुम्हें सच में यही चाहिए था? फिर चाहे तुम्हें वाचिंगो को तक बर्बाद करना पड़े। डोंगफांग कहता है शो तो अभी शुरू हुआ है, मैं अपने प्लान से अभी पीछे क्यों हटूं? तभी वहाँ जीजुन वाचिंगो को मारने आ जाती है। बाइजुआ उसे रोकने लगता है। वो वाचिंगो को डोंगफांग को संभालने देता है और खुद जीजुन से लड़ने लगता है। जीजुन उस खंजर का इस्तेमाल वाचिंगो की तरफ करती है, लेकिन बाइजुआ उसे रोक देता है और खंजर का उल्टा असर उसी पे हो जाता है। तभी टेनफेन वहाँ आकर उसे वहाँ से ले जाता है। अगली सुबह वाचिंगो को जब होश आता है तो वो बोलती है उसने अपने गुरु को दोबारा खतरे में डाला। वो अब यहाँ और नहीं रुक सकती। वो कहीं दूर जाने की बात करती है। तब टंगबो कहती है कि ठीक है, वो दोनों लोटस फ्लावर विलेज जाएंगे। बाद में वाचिंगो अकेली बैठी होती है। जब डोंगफांग उसके पास आता है तो वो उससे पूछती है क्या तुम्हें भाग्य संकट के बारे में कुछ पता है? डोंगफांग कहता है ये मौत का संकट होता है। तुम उससे मिल गए तो तुम्हारा अंत निश्चित है। जब तक तुम उससे मिलो ना या तुम उसे मार ना डालो तुम उससे बच नहीं सकते। अगले सीन में जीजुन मौत की कगार पर होती है। तब लॉर्ड ऑफ स्ट्रेंज डिके डोंगहुआ के साथ वहां आता है। टेनफेन कहता है कि वो इसके साथ सौदा करने को तैयार है, बस जीजुन की जान बचा दो। पेल्वियन मास्टर कहता है जान के बदले जान। अगर तुम चाहते हो जीजुन जिंदा रहे तो तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। डोंगहुआ से ये देखा नहीं चाहता पर डोंगफांग उसे रोक देता है और टेनफेन अपनी पूरी जान जीजुन के अंदर डालकर मर जाता है।